आज की क्लास शुरू की जाए। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज हम लोगों के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये हमारे आज खत्म हो जाएंगे, मतलब 74-75 की इतिश्री कर दी जाए। उसके पहले 73 का मामला मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है। 73 में क्या था, आइडिया है आपको? क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। हाँ, जब याद दिलाएंगे तब याद आएगा। तो क्षति की दूरस्थता का सिद्धांत होता है और कौन से डैमेजेस को किन प्रतिकर को अलाउ किया जाएगा, जो नोन होंगे किसको? पार्टीज को। जो फैक्ट्स नोन होंगे उसके कारण अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। कोई रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जिसको कहा गया था कि अगर प्रतिकर का कारण जो है, जो मतलब लॉस हुआ है, उसका कारण कोई दूर की बात है, दूरस्थता, रिमोटनेस, यानी वो डायरेक्टली उस संविदा का परिणाम नहीं है जिसके कारण लॉस हुआ है, तो उसको नहीं मानेंगे। 73 में क्लियर कट कहा गया। ये सब चीजें मेजर्स ऑफ डैमेज हैक्सले वर्सेस बैक्सेंडेल बता चुके हैं। उसमें एक चीज छूटी है, उसको आज बता के 2 लाइन में खत्म किया जाएगा। 73 में आप देखिएगा लिखा हुआ है, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि जो पार्टी होगी, पीड़ित पार्टी होगी, अपने प्रतिकर की तो डिमांड करेगी ही, लेकिन प्रतिकर का डिमांड करने के पहले, कंपनसेशन मांगने के पहले उसको एक काम और करना होगा। वो होगा कि जिस कारण से लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कम करने की पूरी कोशिश करें। ये है ड्यूटी टू मिटिगेट डैमेजेस सफर्ड। ड्यूटी टू मिटिगेट क्या? डैमेज, यानी क्षति को सीमित रखे। क्षति को सीमित रखने का कर्तव्य किसका है? जिसको क्षति हो रही है, जिसको उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से क्षति हो रही है, वो उस लॉस को, उस डैमेज को कम रखे, ताकि वो डैमेजेस की जो डिमांड है वो कम रहे। ऐसा नहीं है कि आपकी लापरवाही से कोई हमको लॉस हुआ है तो हम अपनी तरफ से भी हो जाए कि जितना लॉस होना हो जाए, सब आप भरपाई करोगे, ऐसा नहीं। मेरी ड्यूटी है कि मैं उस लॉस को कम से कम रखने की कोशिश करूं। ये धारा 73 में एक कॉन्सेप्ट ये भी है। धारा 73 एक बार पढ़ लिया जाए सेक्शन, ताकि आपको कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। इसी में मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसी में आप समझिए कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का कभी नाम आए तो अपरिनिर्धारित क्षति, जिसकी दोनों पक्षकारों ने कोई निर्धारण न किया हो कि ये क्षति होने पे ये आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, वो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ध्यान रखिएगा वो 73 में आता है, क्योंकि वहां क्षति की दूरस्थता का मामला है। वहां पार्टीज को नहीं पता होता है कि एक्चुअल लॉस क्या होगा। वो लॉस जो होगा वो अनलिक्विडेटेड माना गया, अपरिनिर्धारित। इतना ही ध्यान में रखिएगा, पढ़ तो चुके ही हैं सब। तो when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby। अगर दूसरे पक्षकार के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा, मतलब जो भी पीड़ित पक्षकार होगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है? विच नेचुरली एरोज, देखिए यहां पे बात की गई थी वही नेचुरली एरोज, जो कि नेचुरल वे में लॉस होगा ही होगा ऐसा मान के चला जाता है, और सबको पता है कि प्राकृतिक है इतना होना नुकसान। नेचुरली एरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। मैंने इसको कहा था, पहला वाला एक पॉइंट नोट करिएगा, उस ब्रीच से नेचुरली वो नुकसान होगा ही होगा ऐसा। और विच द पार्टीज न्यू when they made the contract to be likely to result from the breach of it। दूसरा पॉइंट था, उन चीजों के लिए भी
उन चीजों के लिए भी कंपनसेशन मिलेगा। एक तो नेचुरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेचुरली उसमें राइज होंगी डैमेज, जो लॉस होगा वो होगा ही होगा। एक तो उसके लिए मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फैक्ट ये है कि नहीं पता है, बहुत चीजें नहीं पता होती हैं और वो बता दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट के समय कि हाँ अगर आपने ये काम इस समय से नहीं किया तो नुकसान के लिए आपको ये भी भरना पड़ेगा, तो वहां भी अगर नॉलेज में पार्टी की आ गई है, जैसे बताया गया था ना, वो कृषि यंत्र और सारी चीजें मेले में ले जाता था, उस रेलवे कंपनी को पता था, वहां लॉस हुआ तो उसको भरना पड़ा, बताया गया है केस। तो अगर जानकारी में है तो उस लॉस के लिए भी कंपनसेशन मिलेगा। इसको मैंने कहा था, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। सच कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजंस ऑफ द ब्रीच। बहुत दूर अगर कोई कारण है, संविदा का जो ब्रीच हुआ है वो कारण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी, जैसे मैंने बताया कि वहां पे ट्रेन पे उतार दिया गया, तो उसमें निर्णय आया था कि ट्रेन से उतरना या ट्रेन की गलत ट्रैक पे जाने का वजह नहीं था कि उसके पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, वो बताया, और सारे केसेस बताए गए। आप एक बार रिवाइज करिएगा, सिर्फ बताना यहां। तो क्षति की जो दूरस्थ कारण होंगे, रिमोट जो कॉजेज होंगे ऑफ दैट डैमेज, दैट लॉस, वो नहीं मिलेंगे। ये धारा 73 में क्लियर कट प्रोविजन है। लेकिन अगर नोन चीजें हैं तो वो क्षति के, अगर नोन है पार्टीज को जो भी सर्कमस्टांसेस हैं कि इसके बाद ये होगा, हम इस मेले में जा रहे हैं इसके लिए, मतलब संविदा के जो फैक्ट्स है उसको बता दिए गए हैं कुल मिला के, तो वहां पे वो दायी होगा। यहां तक आप क्लियर रखिएगा मामला। देखिए इसमें एक चीज और कहा गया, अभी आपको बताया गया, इसके पढ़ाने, ये वाला जो अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ाने के पहले आपको क्या बताया गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, संविदा के द्वारा वो सर्जित अनुबंध नहीं है लेकिन सदृश है। कंपनसेशन फॉर फेल्योर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसको इसीलिए छोड़ा गया था कि रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ लें, 68 से 72 पढ़ लिया। इसमें यही कहा गया है कि अगर ऐसे जो 68 से 72 की सिचुएशंस है, अगर उनमें भी दूसरा पक्षकार ब्रीच कर रहा है, अपने कर्तव्यों का ब्रीच कर रहा है, तो उसको ऐसे ही उस पर ऑब्लिगेशन इंपोज किया जाएगा जैसे कि वो वास्तव के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुआ हो। ये बात है, कॉन्ट्रैक्ट और रिजेंबलिंग दोज टू क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को यहां पे एट पार कर दिया गया है कि हाँ अगर 68 टू 72 में जो भी ऑब्लिगेशंस इंपोज हो रही हैं उनको अगर वो फेल करता है परफॉर्म करने में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट का ही ब्रीच माना जाएगा, ये कहा, ठीक है। In existing the loss of damages arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconveniences caused by the non-performance of the contract must be taken into। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पे एक जो मैं बताना चाह रहा था कि इसमें एक चीज और आती है कि क्षति जो हो रही है, जो लॉस हुआ, तो जिसको लॉस हो रहा है वो उस लॉस को कम करने की कोशिश करे, इस गलत फहमी में न रहे कि जितना लॉस होना हो जाए और बाद में दूसरी पार्टी तो ब्रीच की है वो उसको भरेगी, ऐसा नहीं। और ये जो मामले होते हैं अधिकतर कहां होते हैं, अधिकतर होते हैं सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में। आपने कुछ सेल करने का हमको सेल करने का, विक्रय करने की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में आप उससे मुकर गए तो नुकसान हुआ हमें। अब देखिए इसका बहुत सही उदाहरण, एक सटीक उदाहरण आपको बताऊं। मान लीजिए आपने मुझे ए बी, इन्होंने 200 रुपए पर पीस, 200 रुपए पर पीस इन्होंने कुछ इनसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बायर है और ये सेलर है। अब क्या किया इन्होंने, मान लीजिए कि 15 अगस्त को इनको ये सप्लाई दी जानी थी, लेकिन इन्होंने 14 अगस्त को मना कर दिया कि हम नहीं दे पाए, 15 अगस्त को मना कर दिया, नहीं दे पाए। अब ये अर्जेंट है, हो सकता है कि इसका रेट फ्लक्चुएट करता हो, तो ये रेट 16 अगस्त को हो सकता है बढ़ जाए, 15 अगस्त को छुट्टी है, इस दिन हो सकता है वो थोड़ा कम दाम में मिल रहा हो। पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कम दाम में किया, ये आगे बढ़ के 250 हो जाएगा,
अब इनको 15 को जरूरत है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने कर दिया, ये कंपनसेशन के लिए इन पे सू भी करेंगे, अलग चीज है, लेकिन कितने उसके लिए। अब इनको क्या चाहिए कि इनको अगर उस दिन इसकी जरूरत है और ये मार्केट में 220 में मिल रहा है और इनको ये जरूरत है, तो 220 रुपए में ये इसको खरीद लें, उसी दिन 220 में खरीद लें। अब नुकसान कितने का होगा? 20 का। तो इस 20 के लिए ये इनको सू कर पाएंगे। अब ये कहें नहीं ठीक है, अब हम इसको रेट बढ़ने दो, इनको पता है कि इसका रेट बढ़ेगा, 18 तारीख को इसका रेट हो जाएगा 500 रुपए पीस, हम 18 को खरीदेंगे और 18 के रेट पे इनको सू करेंगे, ठीक। तो वहां पे 500 रुपए और 200 रुपए, 300 रुपए पर पीस का नुकसान बढ़ जाएगा, यहां पे केवल 20 का हो रहा है। तो इनकी ड्यूटी क्या है? इस लॉस को कम रखें, ये 220 में इसको खरीद लें, रेट बढ़ने का इंतजार न करें, इनको जरूरत है उसको करेंगे ही करेंगे, तो इस रेट पे ये खरीद के अपना काम आगे बढ़ाए। तो इन्होंने लॉस को कम किया, यहां 200 रुपए पीस नुकसान हो जाता, 300 रुपए, यहां 20 रुपए पीस नुकसान हो रहा है, तो इनको 20 रुपए पे इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहा गया है ड्यूटी टू मिटिगेट डैमेज। बात समझ में आ गई होगी कि जो लॉस बढ़े उसको रोको वहीं पे, और उससे ज्यादा के लिए फिर आपको क्लेम करने में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से वो अगर बायर के बजाय सेलर है, बायर ने मना कर दिया, तो इसको चाहिए कि जितना रेट मिल रहा हो उसको बेच के खत्म करें, ताकि जो भी लॉस हो उस डेट पे बेच देगा, जो भी लॉस होगा। देखिए इसमें नियम क्या लगेगा, जिस डेट पे ब्रीच हुआ है उस डेट पे आप बेच दीजिए, जो भी लॉस होगा मान लिया जाएगा, ठीक है। इसका एक केस मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा है PSNS अंबालवाना चेट्टियार एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें अभी जो मैंने बताया कि विक्रेता है, इधर सेलर है, सेलर को बेचना है माल, वो माल फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे पार्टी से किया, दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो अब ये नहीं कि माल होल्ड करके बैठा रहे, रेट उसका और गिरने दे, नहीं। जिस दिन काम हुआ है, अगर आप कंपनसेशन चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि रेट गिर रहा है, तो आप कम से कम दाम पे बेच के हट जाओ, मतलब जो उस दिन का रेट हो, आपको लग रहा है कि दाम घट रहा है, आप बेच के हट जाओ, जितना लॉस होगा उस लॉस को आप उससे कंपनसेट करा सकेंगे। लेकिन आप वेट करेंगे, 15 तारीख को ब्रीच हुआ, 15 की डेट में रेट 25 रुपए घटा था, 25 तारीख में गए और रेट 100 रुपए घट गया, तो उसमें आपको लॉस नहीं है, उस दिन करो ना, उस दिन काम करो, नहीं तो फिर आपको लॉस कितना मिलेगा? जिस दिन उसने जो ब्रीच किया है उस दिन का जो मार्केट रेट का डिफरेंस होगा उस दिन पे मिल जाएगा आपको डैमेज, आगे के लिए नहीं। तो ड्यूटी टू मिटिगेट यहां पे ये होता है, ठीक है। तो और दूसरा, जैसे इसका एक उदाहरण है AKAS जमाल वर्सेस मुल्ला दाऊद सन्स एंड कंपनी, ठीक है। इसमें क्या था, एक ये है, कौन है ये? प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। तो इन्होंने क्या किया था, 30 दिसंबर 19, ये प्रिवी काउंसिल का मामला है इसलिए थोड़ा जानने लायक है। 30 दिसंबर 1911 को 23,500 नंबर है ये शेयर्स, 23,500 शेयर्स इनको सेल करना था, ठीक है। तो जब इनको सेल करना था, ये इनको सेल करते, जब इस तारीख को इनके पास लेके पहुंचे, तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, ये शेयर इनके पास लेके पहुंचे, भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था इसमें आप शेयर लो, ये था 23,500 नंबर ऑफ शेयर्स है, इन्होंने मना कर दिया, डिफेंडेंट डिनाइड टू टेक दैट शेयर्स। अब क्या होगा, इन्होंने उस दिन तो होल्ड नहीं किया, और इस दिन मतलब होल्ड कर गए, ये प्लेंटिफ जो थे इसको होल्ड कर गए, अपने पास रखे रहे, तुरंत नहीं बेचा। इनको चाहिए था कि उस दिन बेच देते, अगर इनको ऐसी कोई आभास था कि आगे लॉस होने वाला है तो उसी दिन बेच दो, जो लॉस होगा ये बियर करेंगे। इन्होंने उस दिन नहीं बेचा, इसको होल्ड कर गए फरवरी तक, फरवरी 1912, 2 महीने होल्ड कर गए। अब क्या हुआ, शेयर के रेट घटने के बजाय इस डेट पे अगर इनको बिक जाता, इन्होंने क्यों नहीं लिया था, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसलिए नहीं लिया था कि उस दिन शेयर के रेट घट चुके थे, 1,09,000 और 218 रुपए का नुकसान होता। कारण इसके पीछे यह था इनके डिनायल का
उस दिन रेट शेयर के गिर चुके थे, जिसपे इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस रेट पे, उससे रेट इतना मतलब इतने लॉस पे जा चुका था, 1,09,218 रुपए। ठीक है, उस दिन बेचते तो इतना लॉस होता उन्होंने, और इस चीज के लिए इनको क्लेम किया जा सकता था। इन्होंने फरवरी 1912 तक होल्ड कर लिया। अच्छी बात थी कि शेयर के रेट उठ गए। फिर उनको लॉस कितना हुआ? 79,862। ठीक, लगभग 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 29,000 रुपए का लॉस कम हो गया। इन्होंने फरवरी में 79,862 79,862 रुपीज में सेल आउट किया। अपना लॉस इन्होंने, अब इनके हाथ में नहीं था, इनको तो बेच उसी दिन लेना चाहिए था, लेकिन इनका लॉस कम हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट यहां ये है कि अगर ये रेट, ये लॉस बढ़ के 1,50,000 हो जाता, लॉस बढ़ के 1,50,000 हो जाता, तो मुल्ला दाऊद एंड सन्स कितना देने के लिए बाध्य होते? अगर ये फरवरी में ये रेट 1,50,000 के लॉस में चला जाता, जो कि जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन 1,09,000 था, तो क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होता? मुल्ला दाऊद कितना देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बाध्य होते? मात्र इतना। ध्यान दीजिएगा, मात्र इतना। ठीक, अब लॉस कम हुआ। अब लॉस जब कम हुआ तो इन्होंने कहा कि भाई उस दिन आपने ब्रीच किया था, जो केस कोर्ट केस हुआ है, तब प्लेंटिफ कहता है कि 1,09,218 का नुकसान हुआ था, वो तुम मुझे दो। इसको पता लगा कि इनको वास्तविक नुकसान इतना न हो के इतना हुआ है। थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। ड्यूटी टू मिटिगेट का कुछ है नहीं खास। इसको पता लग गया कि इतने का ही इनको लॉस था। भाई ये आर्ग्यू करता है कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कि भाई साहब, इनका नुकसान तो सिर्फ इतना है, मैं इतना क्यों दूं? कोर्ट कहता है बेटा, अगर यही लॉस फरवरी में 1,50,000 हो गया होता, तब तुम कहते कि उस दिन तो इतना ही था, तो इनको बेच लेना चाहिए था। काहे इतने देर तक इसको पाले हैं नुकसान करने के लिए? दो चीजें, जब वहां पे अगर लॉस बढ़ता तो तुम न पे करते, तो यहां लॉस घटा है तो तुम क्यों उसका फायदा उठाना चाह रहे हो? नहीं, तुमको ये वाला पेमेंट करना होगा। ध्यान रखिएगा, जो उस डेट पे लॉस हुआ था उसको पेमेंट करना होगा। ये है ड्यूटी टू मिटिगेट का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है। ये धारा 73 का एक कॉन्सेप्ट छूटा था, इसको हमने बता दिया।